will start our class. So संकल्प का एक डाउट था कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है या फिर एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा। सो आई विल जस्ट confirm once again कि what is the value of epsilon and what is the value of epsilon zero. Okay, now I'm presenting my whiteboard and writing over there, so please let me know it is visible to you. Okay, so see, if we just let me rotate the screen. Yeah, I'm rotating the screen. Okay, yeah. Now we have a formula for force between two charges. Okay, so F is equals to Q1 divided by Q1 multiplied by Q2 and divided by 4 pi epsilon r square. Okay, now you all know what is Q1, Q2, what is 4 pi and what r. R is nothing but the distance between those टू चार्जेस, बराबर। वो दो चार्जेस के बीच में का जो डिस्टेंस रहता है उसे हम r कहते हैं। and q1 and q2 is the actual value of those two charges. Now let's come to the part epsilon. Epsilon क्या है? So here epsilon is a permittivity. Now अभी एप्सिलॉन की जो वैल्यू रहती है, एप्सिलॉन सिर्फ मैं अगर एप्सिलॉन सिर्फ लिखूंगा, सो it is nothing but epsilon 0 multiplied by epsilon r. Okay, now epsilon r is what? Epsilon r is a relative permittivity and epsilon 0 is permittivity of vacuum. So epsilon 0 is permittivity of a vacuum and its value is 8.854 multiplied by 10 raised to the power minus 12, बराबर। epsilon 0 की तो हमें वैल्यू मिल गई। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? व्हाट इज ER? Okay, so see, this permittivity is different for each medium. Okay, मतलब किसी भी मीडियम की अगर हम बात करते हैं, सो ये एप्सिलॉन रहेगा, सिर्फ एप्सिलॉन, ना एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन जीरो। दिस इज फॉर ईच एंड एवरी मीडियम, इट इज डिफरेंट। सो इफ आई टेक एप्सिलॉन जीरो here, then epsilon r is equals to epsilon by epsilon 0. So this is a relative permittivity and this is actual permittivity of the medium with respect to the permittivity of vacuum. Okay, so this is relative permittivity, this is actual permittivity, and this is permittivity of vacuum. So I hope your doubts are cleared regarding epsilon's value, or do you have any other doubt? Everyone, please respond. नो डाउट। ओके, एप्सिलॉन की वैल्यू में आपको कोई भी डाउट नहीं है। गुड, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज फॉर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, करेक्ट। नाउ अभी अभी हमें थोड़ा सा आगे जाके क्या सीखना है कि अभी वो जो फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला मैंने लिखा था? F इज इक्वल्स टू Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला था, that formula is for that formula is for that is a scalar formula. Okay, this is the scalar formula. उसी तरह से हम उसको वेक्टर फॉर्म में भी, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसका भी हमने फॉर्मूला देखा कि हमें क्या करना पड़ता है? वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट स्केलर फॉर्मूला विद अ यूनिट वेक्टर। ओके, ओके, I'm still audible because the electricity has come and I'm connected to Wi-Fi. Okay, I'm audible. Okay, good. ठीक है. So I'll just move to the textbook and just let me go to our topic. Okay, so see. So हमने लास्ट क्लास में देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? लेट अस सपोज हियर इज वन चार्ज Q1। एक Q1 चार्ज है और उसके अराउंड कुछ और चार्जेस हमने रखे हैं, प्लेस किए हैं, बराबर। Q2, Q3, Q4, Q5, these are the four charges around Q1. So force acting on a Q1,
force acting on q1 due to all these charges at one time, मतलब कि अगर उन सारे चार्जेस को हम साइमल्टेनियसली अप्लाई करें and then we calculate the force that is being applied on q1 will be equal to c, मतलब सारे चार्ज एक ही साथ उस पर वर्क कर रहे हैं या फिर उस पर फोर्स डाल रहे हैं, सो वो जो फोर्स रहेगा दैट विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, एक्सप्लेन करके बताया था कि किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। ये सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा हूं। आई होप यू रिमेंबर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आपको इसकी कंसेप्ट क्लियर है? ओके, इज इट क्लियर और नॉट? बताइए, अभी भी आपको कंसेप्ट क्लियर है या फिर नहीं है? ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाकी लोग? बाकी लोग बताइए। सिर्फ संकल्प ने आंसर दिया है, बाकी लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समीर को क्लियर नहीं है। सी समीर, अभी मैं तुम्हारे लिए एक एग्जाम, ओके आई विल रिपीट, मैं अलग एग्जांपल लेके थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। ओके, नाउ जस्ट लेट मी टेक वन एग्जांपल। ये मैंने ब्लैक बोर्ड कर दिया क्लियर, व्हाइट बोर्ड क्लियर कर दिया। और मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स है। ओके ओके, दिस इज द, यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है। ओके, मैं पहले क्या करूंगा कि यहाँ पे एक फोर्स लगाऊंगा, सो ये बॉक्स जो है वो मूव होके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और यहाँ से ऊपर से एक फोर्स लगाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, ये बॉक्स मूव होके यहाँ पे आ जाएगा। बराबर, मतलब इसकी फाइनल पोजीशन जो है ये है। मतलब मैंने क्या किया, ये फोर्स एक बार लगाया और ये फोर्स एक बार लगाया, तो ये बॉक्स यहाँ पे आ गया। लेकिन लेकिन अगर मैं यही जो फोर्स है, ये वाला फोर्स जो ऊपर से आ रहा है और ये जो लेफ्ट साइड से फोर्स आ रहा है, मैं अगर साइमल्टेनियसली इस पे लगाऊं, सो ये जो बॉक्स है वो डायरेक्टली इधर आ जाएगा। मतलब उसमें उस बॉक्स पे अगर दोनों फोर्सेस एट दैट सेम टाइम भी वर्क कर रहे हैं तो भी उसकी डिस्प्लेसमेंट उतनी ही हो रही है। ले और अगर एक फोर्स ने वर्क किया, उसके बाद में सेकंड फोर्स ने वर्क किया, तो भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम ही हो रही है। दिस इज नथिंग बट द सुपरपोजिशन। मतलब हम अलग अलग फोर्सेस अप्लाई करें या फिर साइमल्टेनियसली सारे फोर्सेस अप्लाई करें, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी द सेम। Okay, so this is the principle of superposition. Okay, good. So I will just stop my presentation of mobile and I will present the computer screen. Okay, yeah, so I'm presenting the computer screen now. Okay, ठीक है। So ये तो हो चुका हमारा। Now let's take one example that is 10.4। बताइए मुझे, आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है? My presentation is visible to everyone? सूरज को नहीं दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है। सूरज, जस्ट फाइंड मी इन द चैट बॉक्स, इन द लिस्ट एंड देन पिन ऑन मी। ओके, नाउ आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। ओके, गुड। सो सी, हमें ये एग्जांपल देख रहे हैं। ये जो एग्जांपल है दैट इज बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, सी, थ्री चार्जेस ऑफ 2 कूलम, 3 कूलम, 3 microcoulomb are placed at points A, B, and C respectively, as shown in figure. Then determine the force on A due to other charges. now देखो, इस डायग्राम को देखने के बाद में हमें ये क्वेश्चन ज्यादा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक चार्ज A रखा है ऑफ 2 माइक्रोकूलम, चार्ज B रखा है 3 माइक्रोकूलम का, और चार्ज C रखा है 4 माइक्रोकूलम का। सो ये जो चार्ज है B चार्ज, this will put some force on A and this charge will again put some force on A. Okay, so इन दोनों के फोर्स अप्लाई करने के बाद में जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है उस चार्ज A पे, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। okay? गिवन क्या है हमारे पास, ए बी की लेंथ दी है 4 सेंटीमीटर, बीसी की लेंथ है 3 मीटर, एंड द गिवन ट्रायंगल इज right angle triangle, so AC we can easily find out with the help of Pythagoras theorem. Correct. Now magnitude of force AB on A due to B is, देखो on A due to B,
So what is the formula for force? We have formula for force. F is equals to q1 q2 divided by 4 pi epsilon एप्सिलॉन जीरो ले लीजिए। यहाँ पे अगर बताया नहीं है कोई मीडियम तो इसका मतलब है कि वो वैक्यूम की बात कर रहे हैं। ओके, सो एप्सिलॉन जीरो यहाँ पे लेना है और आर स्क्वायर ले लेना है। सो हमें सारे वैल्यूज यहाँ पे पता है। Q1 की वैल्यू है 3 माइक्रोकुलम, Q2 की वैल्यू है 2 माइक्रोकुलम्स and 4 pi is 4 pi, epsilon 0 is 8.85 multiplied by 10 raised to the power minus 12 and r is 4 सेंटीमीटर। ओके, सो ये सारे वैल्यूज अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला में रख देते हैं, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो को हमने सेपरेट रखा, ये रख दिया हमने चार्ज ए की वैल्यू, ये रही चार्ज बी की वैल्यू, और ये रहा डिस्टेंस दैट इज आर स्क्वायर। सो आर के यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -2 का क्यों लिखा है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -2, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में दिया गया है, बराबर। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू द पावर -2 एंड दिस there r squared। तो जैसे कि हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 रेज टू द 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 9, ये वैल्यू होती है इस ब्रैकेट की। या हम इसको कैलकुलेट करें तो वी विल गेट 33 न्यूटन ऑफ फोर्स। सो दिस इज मैग्नीट्यूड। ओके, हम बात तो कर रहे हैं फोर्स दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड में ना कोई डायरेक्शन वगैरह यहाँ पे कोई नहीं आता है। जब हम एंगल निकालेंगे तब उसकी डायरेक्शन आएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। तो मैं मतलब ये जो बी है ना, ये बी चार्ज की वजह से ए पे कितना फोर्स लग रहा है, इसका हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये समझ में आ गया है आपको शायद, इज इट? ओके, बाकी संकल्प को समझ में आ गया कि बी की वजह से ए पे जो फोर्स लग रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। बाकी लोग बताइए। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? So Suraj, for that you have to watch the previous videos, okay? Because magnitude is a very basic concept। हमने वेक्टर एनालिसिस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैथ्स 2 का, जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है वेक्टर एनालिसिस, बराबर। तो उसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, एंगल क्या होता है, ये हमने अच्छे से पढ़ा है। तो फॉर नाउ मैग्नीट्यूड जो है वो इस वेक्टर की लेंथ है, एक एलैबोरेट मैग्नीट्यूड act on point A is directed along B is acting on A and its direction is B to A, मतलब B से लेके A की तरफ है and away from A। तो देखिए यहाँ पे जो आपको वेक्टर FAB दिख रहा है ना, that is going away from A in opposite direction to B, ठीक है, मतलब दोनों भी पॉजिटिव चार्जेस है। सो दीज चार्जेस विल रिपेल और द बी चार्ज विल रिपेल ए, मतलब इसको दूर भेजेगा ए चार्ज को, क्योंकि ये सेम चार्जेस है। सो दैट्स व्हाई द डायरेक्शन इज दिस। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए सी भी हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, Q1 रखेंगे ये, Q2 रखेंगे ये, डिस्टेंस रखेंगे ये वाला, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ ए सी की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है दैट इज 28.8 आ गई। ओके, एंड इट्स डायरेक्शन की direction of the force that is acting on A because of charge C, ठीक है। सो हमें अभी इस पार्ट पे फोकस करना है। कौन से पार्ट पे फोकस करना है? यहाँ पे, मतलब फोर्सेस जो है वो या इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। वी हैव टू फाइंड दैट कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स रहेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा और उसका एंगल क्या आएगा या फिर उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट फोर्स का। सो हमने बी की वजह से ए पे फोर्स निकाल लिया, सी की वजह से ए पे फोर्स निकल लिया। अब बचा क्या? वी विल जस्ट एड दोज टू फोर्सेस, एफ ए बी प्लस एफ ए सी विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। मतलब कि हमने देखा है ना प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इज दैट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में हमने देखा है कि अगर कोई इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो उनकी समेशन
वो फोर्सेस अगर दोनों एक साथ अप्लाई होते तो समेशन के बराबर रहेंगे, ठीक है। सो एफ इज इक्वल्स टू एफ बार इज इक्वल्स टू एफ बार ए बी प्लस एफ बार ए सी। सो हम क्या करेंगे, इन दो फोर्सेस को ऐड कर देंगे। तो अभी हमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो इसको हम एक ही क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। तो हम क्या करते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, वी जस्ट पुट इट अंडर स्क्वायर रूट एंड देन स्क्वायर ऑफ दैट टर्म, बराबर। मतलब इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, बराबर, फॉर मैग्नीट्यूड। सो देखो क्या किया यहाँ पे हमने, ए प्लस बी समझ लेते हैं हम इसको, इसका होल स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी आप लोग बोलेंगे कि सर ये 2ab तो समझ में आ गया, ये कॉस थीटा क्यों आया, बराबर। तो देखिए यहाँ पे जो ए एंड फोर्स ए बी और फोर्स ए सी है, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज, ओके। और वेक्टर क्वांटिटीज का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, देन देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंगल, दैट इज कॉस ऑफ थीटा। समझ में आया, ये जो एफ ए सी है और एफ ए बी है, दीज आर नॉट सिमिलर टू दिस। समझ में आया, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स एंड दीज आर द एक्चुअल वेक्टर क्वांटिटीज। सो दैट जब हम फोर्स एफ ए बी और फोर्स एफ ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन दैट मल्टीप्लीकेशन विल बी 2FAC multiplied by 2FAB and cos theta. And this FAC and FAB square, these are also magnitudes, okay. And one raised to 1 by 2 is nothing but the square root, okay. So the force is 59.3 न्यूटन। सो इसको अगर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू, अभी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देख लीजिए यहाँ पे थीटा दिया गया है। सो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम और द ट्रिगोनोमेट्री। लाइक इफ आई पुट sin theta, okay, sin theta is what, sin theta is the opposite side divided by hypotenuse, correct? Is it the formula, opposite side multiplied divided by hypotenuse, sin theta is equals to, yes, okay. So opposite side क्या है मुझे बताइए, यहाँ पे opposite side is 3 and hypotenuse is 5, okay. So sin theta will be hypotenuse divided by, sorry, opposite side divided by hypotenuse, yeah, 3 by 5 it will be, and theta will be sine inverse of 3 by 5, 3 by 5, this will be the value of this theta। सी ये थीटा हमें मिल गया। सो हमें थीटा किस लिए चाहिए था, यहाँ पे रखने के लिए हमें थीटा चाहिए था, तो थीटा की वैल्यू मिल गई। एफ ए सी की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 33 पॉइंट, नो इट इज 28.8। एफ ए बी की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 33.7। सो सारे वैल्यूज अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मतलब उन दोनों फोर्सेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है ऑन चार्ज ए, उसका हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, दैट इज 59.3। सो अभी बच्ची बात एंगल की। सो एंगल फाइंड आउट करना इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड जॉब, but if you have mastery on vector analysis then you can easily find the angle, okay। now see यहाँ पे इस फिगर में फिर से एक बार ऑब्जर्व कीजिए, ये जो एंगल है, I'll just wipe this out, okay, yeah। so see ये थीटा है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कुछ 36.86 आएगी, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए बाद में, ओके। तो 36.86 यहाँ पे वैल्यू आएगी थीटा की। सो ये जो एंगल यहाँ पे रहेगा, यही सेम एंगल यहाँ पे रहेगा, ओके। यहाँ पे भी ये सेम एंगल रहेगा। सो यही फिगर जो है यहाँ पे रखी गई है, मतलब दिस इज वेक्टर ऑफ फोर्स एफ ए सी, दिस इज वेक्टर ऑफ फोर्स एफ ए बी, एंड दिस इज द एंगल थीटा, ओके, दिस इज द टोटल एंगल थीटा। तो अभी हमें क्या करना है कि ये एंगल सिर्फ निकालना है, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि उन तरीकों से हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इससे सबसे बेटर तरीका जो है दैट इज द वेक्टर एडिशन। अभी वेक्टर एडिशन के भी 2-3 लॉज है, तो 3 लॉज तो आपने पढ़े ही होंगे। एक ट्रायंगल लॉ है, उसके बाद एक पैरेललोग्राम लॉ है, और उसके बाद में एक पॉलीगॉन लॉ है।
हैव यू हर्ड अबाउट दीज लॉज? आपने इस लॉ के बारे में पढ़ा है? ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ। ओके, सो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ जो है वो हम यूज कर सकते हैं। किस तरह से, देख लीजिए, एफ ए सी इज one side of parallelogram, this is another side of a parallelogram, and let us suppose this is imaginary lines I draw here, and this will be the hypotenuse of that parallelogram. Okay, so इसकी जो एडिशन रहेगी, सी इसका जो एंगल रहेगा, that will be addition of angle of this plus angle of this. तो सबसे पहले हमें एफ ए सी पता होना चाहिए, ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर पता होना चाहिए। एंगल फाइंड आउट करने के लिए वी नीड वेक्टर क्वांटिटी। अभी एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है? एंगल रहता है किसी भी वेक्टर का tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ये आप लोगों को शायद याद रहेगा, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए और x कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम वेक्टर एफ ए सी की बात करें तो एफ ए सी का सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता है और कुछ भी नहीं पता है, या फिर कुछ पता है? डू यू नो एनीथिंग अबाउट वेक्टर एफ ए सी? कुछ भी नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, दैट इज 28.8। ओके, सो हाउ वी विल फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर? अभी हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, या फिर मान लीजिए वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसका x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट निकालना पड़ेगा। तो वो किस तरह से निकाला जा सकता है, ये हम प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। सो मेरे साथ रहिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी बता दीजिए, तो मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करूंगा। एक बार फिर कंप्लीट होने के बाद में मुझे रिपीट नहीं आना चाहिए, ठीक है। शाला मूव फॉरवर्ड कि हम एंगल कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं एफ ए सी के। Okay, sir, we still don't know tan inverse. Okay, Sankalp, I think you are forgetting what we have learned in the first chapter of Maths 2. Okay, now I will just revise it for you, as you are saying I don't remember it. Okay, let me just revise it. I am opening a blank page here. So आप लोगों को याद है कि नहीं, अभी मुझे बताइए। Let us suppose this is a vector f. Okay, this is vector f and its value is f I x plus 5 I x plus 6 I y। एक्चुअल में ये यहाँ पे ये नहीं रह सकता, कैप नहीं रह सकता। सो ऐसा कुछ तो हमने वेक्टर पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, एम एफ नहीं, ये ट्रिगोनोमेट्री का नहीं है संकल्प, दिस इज ऑफ मैथ्स 2। मैंने पढ़ाया है ये आप लोगों को, वेक्टर एनालिसिस मैंने पढ़ाया है। ओके, आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, लेकिन मैथ्स 2 का पहला चैप्टर हमारा यही था। आप लोग शायद रिवाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी तुम्हें ही समझ में नहीं आ रहा है तो बाकी लोगों का क्या, बाकी लोग रिस्पॉन्स दीजिए। यू डोंट रिमेम्बर? ओके, नाउ लेट मी जस्ट शो यू द इंडेक्स ऑफ आवर मैथ्स 2। सी व्हाट इज दिस, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? विच इज द फर्स्ट चैप्टर? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने वेक्टर एनालिसिस सीखा है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स किस तरह से लिखा जाता है, 2 डायमेंशनल वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, बराबर। सो ये मैंने आपको पढ़ा है। अगर अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको बोलूंगा, इन 2 लाइन से हम ऐसे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। सो इट विल बी रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो ये रहेगा इसका मैग्नीट्यूड, बराबर। और अगर हम इसका एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो दैट विल बी थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। अभी इसका y कंपोनेंट क्या है, दैट इज 6, और x कंपोनेंट क्या है, दैट इज 5। ओके, सो दीज टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वेक्टर। आई होप आप लोगों को याद है ये। अगर ये याद नहीं है तो अगले क्लास में आने से पहले आप लोगों को ये रिवाइज करके आना है। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट tan इनवर्स। ओके, डोंट बॉदर अबाउट इट। tan इनवर्स में अभी तक आप ट्रिगोनोमेट्री में पहुंच नहीं चुके हैं तो
नो प्रॉब्लम, आप कुछ वैल्यूज tan इनवर्स की याद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एक चार्ट बना लीजिए, तो आपने बनाया या फिर नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर चार्ट आप बनाएंगे, सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे आपके बुक में कि tan इनवर्स की कौन सी वैल्यू आपको यूज होती है, सो उससे बाहर कोई भी वैल्यू आपको एग्जाम में तो नहीं आएगी, ओके। भले ही बुक में एक आध क्वेश्चन आ जाए अलग वैल्यू का, लेकिन एग्जाम में ऐसी ज्यादा हार्ड tan इनवर्स की वैल्यू नहीं आती, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर इन योर एग्जाम, ओके। नाउ सो इसका हमें एंगल निकालना है, यहाँ पे मैं था tan इनवर्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है ये भूल जाइए, सिर्फ ये समझ लीजिए कि tan इनवर्स से ये कैलकुलेट हो सकता है, ओके। सो उसे किस तरह से कैलकुलेट करना है वो आपको मंगलम सर सिखाएंगे। नाउ तो y कंपोनेंट चाहिए और x कंपोनेंट चाहिए, ओके। सो शैल आई मूव फॉरवर्ड, मतलब कि देखिए मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए और ये वाला कंपोनेंट चाहिए, दिस कंपोनेंट इज नथिंग बट y एंड दिस इज x, ओके। यहां तक सब लोग मेरे साथ है? वी आर गोइंग क्वाइट स्लो टुडे, ओके गुड, संकल्प को समझ में आ रहा है। बाकी लोग, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे नहीं चलेगा। दिस इज 11th, दिस इज बेसिक, 12th में इससे भी हार्ड रहेगा, तब आप लोग क्या करोगे? अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो घर पे तो इट इज योर प्रॉब्लम देन, ओके। सो एक्स और वाई कंपोनेंट हम किस तरह से निकाल सकते हैं? अगर मुझे एक्स कंपोनेंट निकालना है, मान लीजिए कि ये मेरा एक्स कंपोनेंट है, ओके। नाउ मुझे एंगल की वैल्यू पता है, मैंने बताया था 36.86 जो है इस एंगल की वैल्यू रहेगी बिटवीन एफ ए सी एंड एफ ए बी, मैंने बताया था बराबर। सो एफ ए सी का हमें मैग्नीट्यूड भी पता है, कितना है? 28.8 है। So sin theta is equals to what? Sin theta is equals to opposite side. This is opposite side divided by hypotenuse. Hypotenuse की वैल्यू है, एंगल की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, sin theta is equals to opposite side क्या है, तो मान लेते हैं इसे y है, पता नहीं हमें क्या है तो, और जो हाइपोटेनियस की वैल्यू है दैट इज 28.8 है, ओके। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू हमें दी गई है, साइन थीटा की वैल्यू है 30, थीटा की वैल्यू है 36.86, तो साइन थीटा की वैल्यू कुछ तो 0.8 के आसपास आएगी, तो ये किस तरह से कैलकुलेट करनी है वो मंगलम सर आपको बता देंगे। सो 0.8 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 28.8, ओके। सो यहां से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे y कंपोनेंट मिल जाएगा विच इज गोइंग टू बी लेस देन 28.8, ओके, विच इज गोइंग टू बी लेस देन 28.8, म्हणजे मतलब मुझे ये y कंपोनेंट मिल गया। सो y कंपोनेंट मिलने के बाद में क्या, तो अभी इसका x कंपोनेंट भी मैं निकाल सकता हूं बाय यूजिंग द विच लॉ? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मुझे ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो मैं ये साइड कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी ये तीनों साइड मिल गई, तो अब क्या, तो अब आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी, मतलब कि एंगल तो हमें पता ही है, और हम लिख सकते हैं कि f इज इक्वल्स टू, लेट अस से x की जो वैल्यू है वो कुछ तो आई इन द x डायरेक्शन, एंड y की जो वैल्यू है वो आई कुछ दैट इज इन द y डायरेक्शन। सो हमें ये पहला वेक्टर मिल गया, ठीक है। फॉर दिस वेक्टर अभी हमने वेक्टर एफ ए सी के लिए इतना कुछ किया, अभी एफ ए बी की अगर हम बात करें तो इसका एंगल तो जीरो ही है बिकॉज इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो इसका y कंपोनेंट जो है वो जीरो रहेगा, और x कंपोनेंट जो है दैट इज गोइंग टू बी द इट्स मैग्नीट्यूड, नथिंग बट इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 33.7 है ना, सो इसका x कंपोनेंट रहेगा 33.7 और y कंपोनेंट तो जीरो ही है क्योंकि y के यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वेक्टर, ओके। सो दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी 33.7 ix, ओके। सो अब आप लोग क्या करेंगे, इन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, मतलब इस 33.7 x को ये जो x की वैल्यू आएगी इसके साथ ऐड करेंगे, और यहाँ पे तो जीरो y है तो जीरो को y के साथ ऐड करेंगे तो ये y ही रहेगा। सो आपको एक नया रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, और जो नया रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा दैट वेक्टर विल बी दिस वेक्टर। आपको एडिशन करने के बाद में जो वेक्टर मिला है दैट विल बी दिस वेक्टर, और इस वेक्टर के अभी आपको x कंपोनेंट भी पता है और y कंपोनेंट भी पता है, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल एंड दैट इज गोइंग टू बी 16.9। सो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपके लिए डीप हो रहा है, आप लोग इसे मे भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो इतना आप डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको। यू जस्ट रिमेंबर द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 16.9, ओके। जिन लोगों को समझ में आ गया वेरी गुड, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है आप लोग फिर से एक बार मेरा ये वीडियो देख लीजिए।
या फिर मैं आपको कहूंगा कि आपको फिलहाल ये समझने की जरूरत नहीं है, आपको फिलहाल ये समझने की जरूरत है कि ये जो एंगल है वो 16.9 आया है। 16.9 आया है मतलब क्या हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आया है 59.7 न्यूटन। दिस इज द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ओके। and its direction is, let us suppose this direction is north, this is west, so this direction is going to be north of west, okay, north of west। so हमें सिर्फ डायरेक्शन पूछा है। देखिए, डिटरमाइन द फोर्स ऑन ए ड्यू टू अदर चार्जेस। सो मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एंगल पता ना भी चल जाए तो भी आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके ये डायरेक्शन तो बता ही सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ओके। सो ज्यादा इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस मत कीजिए। जब आप ट्रिगोनोमेट्री में थोड़े से माहिर हो जाएंगे, जब आप वेक्टर एनालिसिस का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ओके। नाउ व्हाट लेट अस सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। Space around a charge q gets modified so that when a test charge is brought in this region, it experiences a Coulomb force. This region around a charged object in which Coulomb force is experienced by another charge is called electric field। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि क्या, मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है Q प्लस। सो इस Q प्लस चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है दैट इज गोइंग टू बी अप टू सर्टेन रेडियस, और ये जो है ये सर्कल नहीं रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी स्पेरिकल। मतलब इस चार्ज के अराउंड जो है कुछ फोर्स रहेगा, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन रहेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड कूलम्ब फोर्स एक्चुअली, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसे किसी अलग एग्जांपल के साथ रिलेट करना चाहे तो हम एक मैग्नेट का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास एक मैग्नेट है और आपका जो मैग्नेट है वो स्पेरिकल साइज का है, मतलब स्पेयर शेप का है, एक गोल आपके पास मैग्नेट्यूड है, ओके, सॉरी मैग्नेट है। सो मान लीजिए कि वो जो आपका मैग्नेट है वो आपने कहीं तो भी दूर रख दिया, लेट अस सपोज 10 मीटर्स फ्रॉम अस, मतलब कि हमसे 10 मीटर्स की दूरी पे है, हमारे पास एक कोई आयरन का पीस है। विल दैट मैग्नेट अट्रैक्ट दैट आयरन? नहीं अट्रैक्ट करेगा ना, वो बहुत डिस्टेंस पे है इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब कि उस मैग्नेट की पर्टिकुलर एक रेंज है कि उस रेंज के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट देयर, बराबर। सो इसी तरह से जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रहती है उस मैग्नेट के अराउंड, सो देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज। समझ में आया चार्ज का कंसेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, समझ में आया? यस और नो? थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? Okay, Sankalp, if you have internet issues, then attend the class. अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो you just watch the video again, or you just go out once and rejoin. Okay, yeah. So समीर, ओके, समीर को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं देख लीजिए। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सप्लेन पर यूनिट चार्ज। लेट क्यू, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू बी टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर। सो एक कैपिटल क्या चार्ज क्यू है और दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू है, और उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज आर। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन देम। ये फॉर्मूला हमें पता है इन द वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो आर कैप दिखा है यहाँ पे, ये आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन और द लाइन जॉइनिंग कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू इज गिवन बाय। सो देखो, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है कैपिटल क्यू की वजह से, दैट विल बी गिवन बाय this force divided by the test charge or the unit charge we can say। so electric field का formula क्या है? that formula is similar but except two charges, here is one charge। मतलब यहाँ पे q1 q2 थे तो यहाँ पे सिर्फ q ही रहेगा। so that is going to be the formula of electric field, and electric field also is a vector quantity, so that's why we are multiplying here the unit vector r। The Coulomb force acts across an empty space
vacuum and does not need any intervening medium for its transmission. The electric field exists around a charge irrespective of presence of the अदर चार्जेस. मतलब अगर कोई चार्ज है भी उसके अराउंड तो भी फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई चार्ज नहीं भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड एनी चार्ज. ओके, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो देख लीजिए यहीं पे आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया गया है कि यहाँ पे एक सेंटर में चार्ज रखा गया है, उसकी एक रेडियस रहेगी और ये एक स्पेरिकल एरिया में certain charge will be there, certain influence or certain force will be there due to this charge, and that force is called the electric field. Okay, SI unit of electric intensity is Newton per coulomb. अभी electric field और electric intensity one and the same है, so इसका unit है Newton per coulombs. Practically electric field is expressed in volts per meter. दिस इज डिस्कस्ड इन आर्टिकल 10.6. सो हम ये देखेंगे कि वोल्ट्स पर मीटर क्यों होता है वो बाद में देखेंगे. सबसे पहले कि न्यूटन पर कूलम, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, एवरीवन प्लीज राइट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. Written everyone? ओके गुड, ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आपने लिख लिया. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन अ मटेरियल मीडियम. सो मटेरियल मीडियम में रहेगा तो क्या रहेगा, देख लीजिए यहाँ पे एप्सिलॉन की जो वैल्यू है, यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू 0 है, एप्सिलॉन 0 बराबर. दैट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इन वैक्यूम, दैट इज 8.854 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -12. ये रहेगी एप्सिलॉन 0 की वैल्यू. सो अगर ये बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर मीडियम हमें निकालना है तो उस मीडियम की जो परमिटिविटी रहेगी उसको हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर. सो एप्सिलॉन 0 की जगह पे सिर्फ क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा. एप्सिलॉन आर भी नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा, या फिर एप्सिलॉन आएगा या फिर एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर आएगा. मतलब इन दोनों में से कोई तो एक यहाँ पे आना चाहिए in place of epsilon 0 when we talk about the electric field intensity in a material medium. Okay, so see यहाँ पे भी यही दिया है, k जो है k nothing but it is permittivity of that particular medium in which we are calculating the electric field. So yeah, now see f force जो है, force is inversely proportional to the distance square and electric field intensity is also inversely proportional to distance square. So these two quantities are related in this term कि दोनों भी quantity जो है वो distance के inversely proportional है. You have to remember this thing also. Now what is uniform electric field? A uniform electric field is a field whose magnitude and direction is same at all points. For example, field between two parallel plates. Okay, so uniform इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसे कहेंगे कि उसकी डायरेक्शन और उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट. मतलब हर जगह पे उसकी डायरेक्शन भी सेम है और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, देन दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इन द अदर एंड द अदर थिंग इज नॉन यूनिफॉर्म electric field, a field whose magnitude and direction is not the same at all points. For example, field due to a point charge. अभी point charge की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसका मैग्नीट्यूड जो कुछ भी रहे, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेम नहीं रह सकता बराबर. मतलब कि वो सब डायरेक्शन में रहेगा ना. सो दैट इज गोइंग टू बी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड.
उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन उसका डायरेक्शन अलग अलग रहेगा. सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अभी हमने कुछ देर पहले सीखा था ना कि देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट रहता है दैट इज न्यूटन पर कूलम, बराबर. और दूसरा भी हमने एक यूनिट देखा था कि वोल्ट पर मीटर. सो वोल्ट पर मीटर जो है वो यूनिट किस तरह से आता है या फिर किस तरह डिराइव किया जाता है, वो मोस्टली वही यूनिट जो है वो यूज किया जाता है. सो व्हाई इट इज सो, वी विल लर्न दैट इन दिस सेक्शन. एज अ पेयर ऑफ चार्ज, as a pair of charged parallel plates is arranged as shown in figure 10.10. So देखिए यहाँ पे दो चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स दिखाए गए हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम इज यूनिफॉर्म. अगर दोनों दोनों के बीच में का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म, सो अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D. सो देखिए यहाँ पे इन दो एंड्स पे कुछ तो हमने वोल्टेज अप्लाई किया या फिर पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज. सिंपली वी हैव कनेक्टेड वन बैटरी, लेट अस सपोज हियर. ओके, नाउ and the distance between these two plates is D, which is in meters, let us suppose. Okay, it might be millimeters, nanometer, centimeter, whatever. Okay, so the electric field between them is directed from plate A to plate B. So इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इसकी डायरेक्शन रहेगी प्लेट ए से लेके प्लेट बी की तरफ. ओके, इसकी डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे रहेगी? प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ रहेगी. नाउ अ चार्ज q plus q placed between the plates experiences a force due to the electric field if we have to move the charge against the direction of field. Now see, यहाँ पे अगर कोई चार्ज हमने रखा है पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पे, ये जो रेड वाली प्लेट है ना, इस पे पॉजिटिव ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है. सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है पॉजिटिव वाला, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब कि इसको नेगेटिव प्लेट की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, ब्लू प्लेट की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, बराबर. दैट इज क्वाइट नेचुरल. लेकिन अगर हम कोई ऐसा फोर्स यहाँ पे लगाए, यहाँ पे हम ऐसा कोई फोर्स लगाए इस पर्टिकुलर चार्ज पे कि ये चार्ज यहाँ जाने की वजह फिर से वापस इसी प्लेट पे चला जाए. देखिए, मतलब हमने कुछ एक ज्यादा फोर्स लगाया जिससे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो फिर से रिटर्न पॉजिटिव प्लेट पे ही जा रहा है. इफ वी हैव टू मूव द चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, वी हैव टू डू सम वर्क ऑन इट. if we move the charge plus q from negative plate B to the positive plate A, the work done against the field is W इज इक्वल्स टू एफ डी. मतलब इस यहाँ इस पोजीशन से अगर यहाँ पे हमने चार्ज को मूव कर दिया तो जितना फोर्स लगा वो मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द वर्क डन. तो वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला होता है कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, वेयर डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय. अभी वर्क फॉर्मूलाज है. First formula is force multiplied by distance and the second formula is work is equals to or W is equals to voltage multiplied by charge. ये दोनों फॉर्मूला जो है वो वर्क डन के लिए, ओके, वर्क के लिए है. सो कैन वी इक्वेट वी क्यू इज इक्वल्स टू एफ डी, मतलब वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. अगर हम करेंगे तो देखिए एफ मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय क्यू, मतलब फोर्स डिवाइड बाय चार्ज क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाय चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हमने पढ़ा है पहले भी. एंड V डिवाइड बाय डी. सो V का जो यूनिट रहेगा दैट विल बी वोल्ट एंड D का जो यूनिट रहेगा डिस्टेंस का दैट इज मीटर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज E इज इक्वल्स टू VD. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप ये दोनों फॉर्मूलाज लिख लीजिए. पहला फॉर्मूला था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 multiplied by divided by epsilon 0 r square multiplied by unit vector of r, and the second formula is E is equals to V by D. लिख लिया? written the formula, second formula for electric field. Okay, Samir.
Okay, just write down the formula, Sankalp. Now I am audible to you, or still you are facing the network issue? Okay, good. चलो, तो ये फॉर्मूला लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. सेकंड फॉर्मूला है ये. फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है पहले ही. सो दिस इज कॉमनली यूज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये जो डेफिनेशन है ये बहुत मोस्टली यूज की जाती है. ये वही डेफिनेशन है. नाउ जस्ट वी विल solve one example. This is very easy example. Gap between two electrodes of a spark plug used in an automobile engine is 1.25 millimeter. If potential of 20 volt is applied across the gap, what will be the magnitude of electric field between the electrodes? So हमें सिर्फ E की वैल्यू निकालनी है. V दिया है 20 वोल्ट, D दिया है 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर दिया है ना. सो वी विल जस्ट कैलकुलेट. देख लीजिए यहाँ पे इजीली, कुछ भी इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है. जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड डिस्टेंस, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम. Now there is one very interesting example. We will see this example. Okay, see example 10.3, sorry 10.6. So now concentrate, both of you. 3-point charges are placed at the vertices of right isosceles triangle as shown in figure. What is the magnitude and direction of the resultant electric field at a point P, which is the midpoint of its hypotenuse? So यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, दैट अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड. इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें सिर्फ हमें फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बोला है ऑन दिस पॉइंट पी पे. क्यों पॉइंट पी पे? किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एंड दिस चार्ज. यहाँ पे 3 चार्जेस रखे गए हैं एट द वर्टाइसेस ऑफ दिस राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, यहाँ पे एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, और यहाँ पे एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का. इन तीनों की वजह से इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, या फिर ये पॉइंट जो है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा ये हमें निकालना है. सो सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सेम ही रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज क्वाइट रिलेटेड, इजंट इट? तो देखिए ये जो पॉइंट P है, दिस इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ दिस स्केल और दिस AC. देखिए पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस. सो P का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज फ्रॉम A एंड फ्रॉम C विल बी सेम, बराबर. सो यहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर चार्ज है, ये कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे सेम चार्ज है सेम डिस्टेंस पे, तो वो भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये क्या हो जाएगा, इन दो चार्जेस का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, बताइए? दैट इज गोइंग टू बी, दिस आंसर शुड कम फ्रॉम यू because this is very easy. मान लीजिए कि एक बॉक्स रखा हुआ है. ओके, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है और ये बॉक्स को आप यहाँ से धकेल रहे हो विद द सेम फोर्स, एंड आपका फ्रेंड यहाँ से धकेल रहा है विद द सेम फोर्स. तो क्या वो बॉक्स हिलेगा, कहीं पे भी जाएगा अगर दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है तो? No, it will not move. So it will be, electric field will be zero here because the same charge, the same electric field is acting from this direction as well as from this direction. Okay, so ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो they will cancel out each other. They will cancel out each other. ठीक है, तो मैंने अभी एरो की डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी उल्टी बना दी. तो क्यों उल्टी बना दी, देख लीजिए. मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बता रहा था. अभी अगर हम फोर्स की बात करें कि या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है ये इसको इस तरफ धकेलेगा. क्यों धकेलेगा? व्हाई इट विल पुश इट? बिकॉज बोथ द चार्जेस वी आर कंसिडरिंग एट अ पॉजिटिव, एज अ पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट P है भले ही ये चार्ज नहीं है, लेकिन वी विल कंसिडर दिस P इज ऑल्सो चार्ज वेयर the P tends to 0 और the Q tends to 0. मतलब P का जो चार्ज है वो एग्जैक्टली 0 नहीं है, लेकिन 0 के आसपास है,
बट दिस इज पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव लेना है ना इस पी पॉइंट को। सो इसके लिए हम इसको लिमिट टी टेंड्स टू 0 पकड़ लेंगे। सो ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। मतलब अगर मैं इस बॉक्स को भले ही फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूं, सो इस डायरेक्शन में तो आएगा नहीं, वो तो इसी डायरेक्शन में जाना है ना। सो यहाँ से अगर मैं इसको धकेल रहा हूं तो वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से भी वो इस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ जाने की कोशिश करेगी। एंड the magnitude of them is same, both of them is same, but the direction is opposite, that's why they will cancel out each other. Okay, now the resultant electric field on this point will be just because of this point। मतलब इसको कैंसिल आउट करने वाला कोई भी यहाँ पे फोर्स अवेलेबल नहीं है। सो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे रहेगी, इस डायरेक्शन में रहेगी, ई बी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन, ये जो डायग्राम है आपको ये डायरेक्शन दिखा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दो चार्जेस जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, मतलब ई सी प्लस ई ए रहेंगे 0, और देयर विल बी ओनली वन फोर्स, देयर विल बी only one force or the only one electric field that will be acting on this point, and that is because of the vertex C। मतलब जो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कुछ भी है वो बनेगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या है, just write the formula for electric field, I will write it here, that is Q divided by 4 pi एप्सिलॉन 0। अभी कुछ भी नहीं दिया है, मतलब हमें एप्सिलॉन 0 ही पकड़ना है। ओके, वी आर कंसिडरिंग वैक्यूम एंड आर स्क्वायर। अभी हमारे पास क्या क्या दिया गया है और क्या क्या नहीं दिया गया है वो हमें फाइंड आउट करना है। आई थिंक एवरीथिंग हमारे पास दिया गया है। चार्ज क्यू की वैल्यू पता है हमें, दैट इज 2 माइक्रोकूलम्स, बराबर 2 माइक्रोकूलम्स का चार्ज है, और 4 पाई तो कांस्टेंट ही है, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या है, 8.854 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12। मैंने 3 बार रिपीट कर लिया है, आप लोगों ने शायद लिख ली या फिर नहीं, मुझे नहीं पता। ओके, सो हमें चार्ज की वैल्यू पता है 2 माइक्रोकूलम, 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है। रही बात आर की, अभी हम आर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आर फाइंड आउट करने के लिए हमें आर यानी व्हाट, आर यानी दिस डिस्टेंस पीबी और बीपी। ओके, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, आर इज दिस। सो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो ट्राइंगल है दैट इज राइट एंगल आइसोसेलिस ट्राइंगल, मतलब कि ये 90 डिग्री रहेगा तो ये 45 रहेगा, ये 45 डिग्री रहेगा, बराबर। सो अगर ये 45 डिग्री है और यहाँ पे ये 90 रहेगा, ये 45 डिग्री रहेगा। सो इसकी मदद से यहाँ पे अगर आपको हाइपोटेन्यूज दिया गया है 5 सेंटीमीटर, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस पीबी, बराबर, आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दैट इज नथिंग बट द आर हियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कैलकुलेटेड इजीली, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। एंड रही बात उसकी डायरेक्शन की, देख लीजिए अभी यहाँ पे टू कैलकुलेट पीबी। सो ये डायरेक्शन जो है दैट विल बी अपोजिट टू द चार्ज बी, मतलब इस चार्ज के ऑपोजिट में इसकी डायरेक्शन रहेगी। ओके, सो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वॉट एवर यू कॉल इट, आप निकाल सकते हैं। फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब बोलेंगे तो उसमें उसके फॉर्मूला में सिर्फ एक ही चार्ज आएगा Q, और जब फोर्स बोलेंगे तो फोर्स में 2 चार्जेस आएंगे Q1 एंड Q2। ओके, सो दिस इज हाउ you have to solve the questions of electric field and force and electric field. Now I will take the last example, then we will close our today's session. Okay, and I think it is okay, electric flux field of lines। ठीक है, यही एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल 10.7, और उसके बाद में हम बंद करेंगे। Now let me just quickly read the question. A simplified model of hydrogen atom consists of an electron revolving about a proton at a distance of 5.3 multiplied by 10⁻⁻11 meter. The charge on a proton is 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. Calculate the intensity of electric field due to a proton at this distance. So देखिए यहाँ पे एक प्रोटॉन है और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। ओके,
सो क्या करना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रोटॉन एट दिस डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, इलेक्ट्रॉन को गोली मार दो, प्रोटॉन का चार्ज हमें दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, 1/4 पाई की वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमें पता है, जस्ट पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द formula of electric field and you will get this much of electric field will be there due to proton. okay, proton की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी. The force between electron and proton in a hydrogen atom can be calculated by using the electric field. अभी अगर मान लीजिए कि हमें इनके बीच का फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों चार्जेस को रख देते हैं फॉर्मूला में. तो पहला चार्ज तो हमें दिया गया है Q1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रहता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, बट दैट इज नेगेटिव चार्ज. ओके, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारे वैल्यू सेम ही रहेंगे. सो दिस विल बी द फोर्स बिटवीन देम, that proton and electron in that hydrogen atom. So knowing electric field at a point is useful to estimate the force experienced by a charge at that point. So इसके बाद में एक जो हमारा पोर्शन बचा है that is electric line of force. ये जो क्या ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, सो इसके बाद में मोस्टली 2 लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर खत्म होगा. सो फॉर दिस चैप्टर आपको करना क्या है, इस चैप्टर को समझने के लिए या फिर इस चैप्टर को आपको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में जो कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू रिमेम्बर द फोर्स इन स्केलर फॉर्म, द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म. आफ्टर दैट यू हैव टू रिमेम्बर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. आपको वेक्टर एनालिसिस आपको अच्छे से आना चाहिए, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने पढ़ा है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बार आप अच्छे से रिवाइज कीजिए. कॉम्प्लेक्स नंबर आपको सिर्फ मैथ्स 2 के चैप्टर 1 में ही नहीं काम आएगा, इट विल बी यूजफुल फॉर यू थ्रू आउट यूर 2 years जर्नी ऑफ 11th एंड 12th. मतलब आपको दोनों ईयर में किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ सकती है. ओके, आई विल से एवरी सब्जेक्ट एक्सेप्ट लेट अस सपोज बायोलॉजी में जरूरत नहीं पड़ेगी मे बी, बाकी सब जगह पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी. सो जस्ट बी एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर. उस चैप्टर में आपको एक्सपर्ट होना ही है. ट्रिगोनोमेट्री आपने पहले सीखी है तो आपको आता भी है. अभी इसके बाद जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट विल बी द आवर लेक्चर आई थिंक मैथ्स 2, बराबर. तो मैथ्स 2 में हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन के बाद में हम आपका डिफरेंशिएशन और फंक्शंस लिमिट जो रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको बाकी सब्जेक्ट के लिए, वो हम शुरू करेंगे. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है, और मैं बहुत ही धीरे धीरे जा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा तेज जाके कोई फायदा नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है. ओके, सो द की इज कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे. अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपको क्लासरूम में पूछना पड़ेगा, तभी जाके आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे. कोई भी डाउट आता है जस्ट पुट इनटू द चैट बॉक्स, नॉट नेसेसरी, सॉरी चैट बॉक्स नहीं, क्लासरूम. नॉट नेसेसरी कि मतलब मैंने अगर आपको कोई आज होमवर्क नहीं दिया है तो आप डाउट्स कहाँ पे पोस्ट करेंगे? आप क्लासरूम के जो फील्ड रहता है, स्ट्रीम फील्ड, उसमें डाउट पोस्ट कर सकते हैं. क्लासरूम में कहीं पे भी डाउट पोस्ट कीजिए, तो मैं उस डाउट को आपको क्लियर करके दूंगा. ओके, सो चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय बाय. अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है आपको ये सारा पढ़ के आना है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, और जो हमने पिछले कुछ क्लासेस में सीखा, 2-3 क्लासेस में, वो भी आपको हर एक फॉर्मूला क्या 3-4 फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में. 4 फॉर्मूला से ज्यादा कोई फॉर्मूला है ही नहीं इस चैप्टर में, वही आपको याद करना है, और वेक्टर एनालिसिस. So that's it. Thank you very much. Now you can leave the class.